नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हम अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित टॉपिक्स देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बनावट क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या है, इससे रिलेटेड कुछ सूत्र देखेंगे और ट्रांसफार्मर में होने वाली कुछ जो महत्वपूर्ण हानियां हैं उनके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है। ट्रांसफार्मर होता क्या है? यह एक ऐसा उपकरण या युक्ति होती है जो वोल्टता के मान को परिवर्तित कर दे। ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो धारा है उसके मान को भी कम या ज्यादा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि ऐसा विद्युत उपकरण, ये एक विद्युत उपकरण है, ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दें, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दें। देखो, एक निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को तो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है या उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। दोनों काम एक ही ट्रांसफार्मर के द्वारा नहीं किए जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर या तो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलेगा या वो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दें ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा करता है। दोस्तों, आप अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो धारा है उसके मान को भी कम या ज्यादा कर देता है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों के मान में परिवर्तन हो सकता है। तो प्रत्यावर्ती की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो कम या ज्यादा कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर है उसका सिद्धांत क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने अन्योन्य प्रेरण में ये पढ़ा है कि जब किसी एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से द्वितीय कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक बार देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से समझा देंगे। यहां पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो ट्रांसफार्मर है उसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब है कि इसमें दो कुंडलियां होगी और जब एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तत्पश्चात दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट, रचना, कंस्ट्रक्शन। जो ट्रांसफार्मर की बनावट है उसकी हम यहां पर बात करते हैं। बनावट में आप देखेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कच्चे लोहे की या नरम लोहे की आयताकार मध्य भाग में से कटी हुई कुछ पटलित पत्तियां होती है, जिनको कुचालक
पदार्थों के मध्य एक दूसरे के ऊपर रखकर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। एक बार देखिए दोस्तों, समझ लेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो बनावट है, संरचना है, वो आप समझेंगे कि एक इस तरीके की पतली कच्चे लोहे की पत्ती होती है, मोटाई बहुत कम, और उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से होगी दोस्तों। चौड़ाई इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से उसकी बनावट होती है। अब इस पट्टी के ऊपर एक कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है। कुचालक पदार्थ इसलिए ताकि ये गर्म भी ना हो, ताकि और भंवर धाराएं भी कम से कम उत्पन्न हो, इसलिए यहां पर बीच में कुचालक पदार्थ भर देते हैं। फिर ऐसे की ऐसी पत्ती इसके ऊपर दूसरी रख देते हैं, फिर इस तीसरी रख देते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये पटलित कच्चे लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जिनके मध्य कुचालक माध्यम भरा होता है दोस्तों। यहां से इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। आप भी देखेंगे इस डायग्राम को हम किस तरीके से निर्मित कर रहे हैं। यदि आप इसको साइड में से देखेंगे तो ये हमारे को पटलित जो क्रोड है वो इस तरीके की दिखाई पड़ेगी दोस्तों। ये ऐसे हमारे को पटलित क्रोड दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर दूर से देखने पर इस तरीके से नजर आएगा। इसकी दो भुजाओं पर, एक ये वाली भुजा, एक इस वाली भुजा, आमने सामने की भुजाओं पर हम विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर कुंडलियों का निर्माण करते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है, इस तरीके से इसके ऊपर तार लपेट देते हैं। ये पूरी इस भुजा के ऊपर लिपटी हुई कुंडली है एक, और विद्युत रुद्ध तांबे के तार इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में एक भुजा के ऊपर एक कुंडली इस तरीके से लपेट दी जाती है। इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। एक भुजा के ऊपर जो कुंडली लिपटी हुई है उसको हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, प्राइमरी कॉइल कहा जाता है दोस्तों। इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो फेरों की संख्या है, जैसे ये आप फेरे देख रहे हैं, इन फेरों की संख्या को हम NP से पुट करेंगे, और इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टता है उसको हम VP से पुट करेंगे। ये VP है, वो है प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता आप कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता कह दीजिए आप। इस आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता भी कह सकते हैं। यहां पर हमने इस वोल्टता का निवेश किया है, इस वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, इसकी जो सामने वाली भुजा है इसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से ही एक कुंडली और लपेट देंगे। तो जो दूसरी भुजा है उसके ऊपर कुंडलियां इस तरीके से लपेट दी जाती है, इस तरीके से लिपटी हुई होती है, और इसमें जो फेरों की संख्या है उसी की भांति NS कंसीडर कर लेंगे दोस्तों। यहां पर फेरों की संख्या है वो कितनी कंसीडर कर लेंगे, NS, और इसके सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है उसको VS से लिखेंगे। P फॉर प्राइमरी कॉइल और S फॉर सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास में है द्वितीयक कुंडली। ये क्या है दोस्तों, द्वितीयक कुंडली, दूसरी वाली कुंडली कह रहे हैं हम इसको। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज हमारे को प्राप्त होगा उसको VS से पुट कर रहे हैं। द्वितीय कुंडली के सिरों पर हमारे को वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो है VS। इसको हम कह देंगे कि द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त वोल्टता, या हम कह सकते हैं निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता। द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टता। देखिए दोस्तों, इसकी बनावट से ही हमारे को इसका सिद्धांत समझ में आएगा
इसको हम निर्गत वोल्टता भी कह सकते हैं। ये निर्गत वोल्टता है जो हम इस ट्रांसफार्मर के सिरों पर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या है वो है NP, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NS। NP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है ये, जो प्राइमरी कोयल है उसमें फेरों की संख्या NP, और इसी प्रकार से जो NS है वो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। देखिए ट्रांसफार्मर की जो बनावट है उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि ये पतली लोहे की क्रोड होती है, ये कच्चे लोहे की बनी होती है दोस्तों, या हम कह सकते हैं नरम लोहे की पटलित क्रोड होती है। किसकी बनी होती है, नरम लोहे की पटलित क्रोड कह सकते हैं, और इनके मध्य भाग में कुचालक माध्यम भरा होता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है वो तांबे की बनी हुई होती है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली तांबे के तार की बनी हुई होती है, उसके ऊपर विद्युत रुद्ध पॉलिश की हुई होती है, विद्युत रुद्ध पॉलिश की हुई होती है दोस्तों। फिर यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, इसको हम इतना बड़ा बार बार न बनाकर इसको दिखाने का जो तरीका है वो क्या है समझ लेंगे कि इसको इस तरीके से दिखाया जाता है दोस्तों। प्राथमिक कुंडली को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक कुंडली नुमा संरचना में, और इनके मध्य में ये लोहे की जो क्रोड है उसको, और द्वितीय कुंडली को इस तरीके से दिखा दिया जाता है। यहां पर इन दोनों के, ये वाला ट्रांसफार्मर और ये दोनों एक ही चीज है। ये है प्राथमिक कुंडली, ये दोस्तों क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और ये है द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडलियां हैं, और ये है लोहे की क्रोड, ये लोहे की क्रोड है दोस्तों। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज आरोपित होता है वो है Vp, और इसमें जो फेरों की संख्या है दोस्तों वो है Np। इसके सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो है Vs, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो है Ns। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की क्रोड को दो सीधी लाइनों से और प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को इस तरीके से दिखाकर ट्रांसफार्मर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी बनावट को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में रहा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बनावट इस प्रकार से होती, इस भांति होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ट्रांसफार्मर है, हमने इसकी बनावट बताई है, तो ये इसका जो सिद्धांत है, अनोन्य प्रेरण का सिद्धांत है, वो कैसे कार्य करता है, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, बनावट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका जो सिद्धांत है, अनोन्य प्रेरण का सिद्धांत, वो आप लोगों के सामने रखता हूं कि देखिए दोस्तों, जब इसमें से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं इस कुंडली के ऊपर, तो इसमें से एक दिशा में धारा बहेगी। प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके से प्रवाहित होती है, पहले आधे चक्कर में धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, ऋणात्मक, इस तरीके से चलती है दोस्तों। तो इसके सिरों पर जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे, किसी एक दिशा में धारा बहेगी, और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से होती हुई दूसरी वाली कुंडली में से भी होकर गुजरती है। ऐसे इस वाली कुंडली में जो उत्पन्न हो रही है वो दूसरी वाली कुंडली में से भी होकर गुजरती है। तो इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण से इस कुंडली के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इसके सिरों पर प्राप्त कर लेते हैं, Vs के रूप में प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर आप समझ लेंगे कि इस सिद्धांत को ही हम अनोन्य प्रेरण कहते हैं, कि एक कुंडली में जब हम वोल्टता या धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अनोन्य प्रेरण कहा जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरी कुंडली के अंदर अनोन्य प्रेरण की घटना की वजह से धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इसको हम निवेशी वोल्टता कहते हैं। यहां पर अनोन्य प्रेरण के कारण से उत्पन्न हो गया, इसको हम निर्गत वोल्टता कहते हैं, और उसको हमने Vs से लिखा है।
द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त कर ली जाती है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज के मान को या तो कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, वो ट्रांसफार्मर के प्रकार पर डिपेंड करेगा। दोस्तों देखो, यदि यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा, यहां पर कम, तो ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा। जो फेरों की संख्या है उसी से ही वोल्टता का निर्धारण होगा। दोस्तों यदि इसमें फेरों की संख्या कम, इसमें ज्यादा, तो ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ट्रांसफार्मर है वो या तो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। हम ट्रांसफार्मर को इसी प्रकार से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर जो कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये इसकी जो बनावट है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसके अंदर इसकी बनावट होती है। दोस्तों अब हम इसके सिद्धांत में आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से एक कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर दूसरी कुंडली के अंदर किस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इससे संबंधित जो सूत्र हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार दोस्तों इसकी क्रिया विधि को फिर से समझ लेंगे कि इसके एक सिरे के ऊपर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे। यहां पर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न होगी दूसरी कुंडली में से गुजरेगी, जिसके कारण से इसके सिरों पर भी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों इसमें लगातार वोल्टेज में परिवर्तन होता है और जब वोल्टता में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय धारा में भी परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। देखिए आधे चक्कर में एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, फिर अगले आधे चक्कर में इसकी दिशा अपोजिट हो जाएगी। पहले यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे थी तो अगले आधे चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पहले की विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। तो यहां पर वोल्टता की दिशा बदलती रहती है, तत्पश्चात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदलती रहती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है, तत्पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ सूत्र की हम बात यहां पर करेंगे। हम दोस्तों यहां पर ये कंसीडर करके चलेंगे कि इसमें से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है दूसरी वाली कुंडली में से होकर गुजरती है। सारा का सारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पहली कुंडली से संबंध है उतना ही दूसरी कुंडली से संबंधित है। तो दोनों का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सेम लेकर एक सूत्र का निर्माण करेंगे। सूत्र हम यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उसकी यहां पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, यदि हम यहां पर ये कंसीडर कर लें कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जो भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो सारा का सारा द्वितीयक कुंडली में से होकर गुजरता है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे यहां पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, माना प्राथमिक कुंडली से संबद्ध, प्राथमिक, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हम यदि कंसीडर कर लें, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है तो, फाई बी है तो उसके सिरों पर, उसका मतलब है कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो पहली कुंडली के सिरों पर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसको ईपी से, या हम लिख रहे हैं यहां पर वीपी से, जो कि बराबर होता है माइनस में एनपी डी फाई बी अपॉन डी टी। देखिए दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो डेफिनेशन है फैराडे के दूसरे नियम से हमने पुट कर दी है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। यदि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो द्वितीयक कुंडली में से होकर गुजरती है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरती है,
दूसरी कुंडली से होकर गुजरती है, तो द्वितीयक कुंडली से पारित होने का मतलब है कि गुजरती है। तो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहां पर हम उसको पुट कर सकते हैं दोस्तों ES से, जो कि हमारे पास में VS से भी उसको हम पुट कर सकते हैं, माइनस में NS d∅b/dt से इसको लिखा जा सकता है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां पर जो NS है वो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दोस्तों, इसको ये है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। यहां से समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग लगा दे, तो समीकरण 1 भाग 2 से समीकरण 1 के अंदर यदि 2 का भाग लगा दे तो हमारे पास में आ जाएगा Vp में Vs बराबर माइनस में NP d∅b/dt अपॉन माइनस में NS d∅b/dt। यहां से d∅b/dt एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो Vp में Vs बराबर आ गया हमारे पास में NP में NS। ये हमारे पास में दोस्तों एक सूत्र आ गया, फॉर्मूला आ गया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 इसको दे देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि हम ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसके ऊपर जितनी शक्ति आरोपित करते हैं, यदि हम शक्ति क्षय को या ऊर्जा क्षय को नगण्य माने तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशित शक्ति और द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त जो शक्ति है वो बराबर होगी, यदि वो कौन सी कंडीशन में, ऊर्जा क्षय 0 हो। यदि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, यदि ट्रांसफार्मर में हम ऊर्जा क्षय क्या मान लें, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय 0 मान लें, ऊर्जा क्षय 0 मान लें, 0 यदि मान लेते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर आरोपित शक्ति, प्राथमिक कुंडली पर जो आरोपित शक्ति है वो बराबर होगी द्वितीय कुंडली के आरोपित शक्ति, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति के बराबर होगी। द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति के तुल्य होगी, प्राप्त शक्ति के बराबर होगी, इक्वल होगी। ये दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि जो निवेशी शक्ति होती है, जो हमने प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित की है, वो बराबर होती है निर्गत शक्ति के। निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति है दोनों बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति को हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, हम शक्ति बराबर जो विद्युत शक्ति है उसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति को P बराबर V × I से लिखा जा सकता है। तो यहां से इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 3, तो समीकरण 3 के अंदर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कि जो निवेशी शक्ति है, या हम कह देंगे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो शक्ति और द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो शक्ति है वो बराबर होगी। P फॉर प्राइमरी कॉइल के सिरों पर पावर, PS का मतलब है सेकेंडरी कॉइल पर पावर, तो वो हो जाएगा Vp × Ip। ये होगा दोस्तों यहां से Vs × Is। यहां से हमारे पास में Vp में Vs बराबर निकल कर आएगा, Vp में Vs बराबर निकल कर आ गया दोस्तों Is में Ip। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये भी काम का फॉर्मूला है, इसके ऊपर डिपेंड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम समीकरण 3 और 4, यदि 3 इसको दे दिया है तो इसको आप इसको 4 दे देंगे, या इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए एक बार, तो कोई जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की। तो यहां से समीकरण 3 और 4 से
3 व 4 से यदि हम कंबाइन करके लिखें तो किस तरीके से पुट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कि Vp अपॉन में Vs बराबर होता है Np अपॉन में Ns। देखिए फेरों की संख्या के ऊपर उनका प्रेरित विद्युत वाहक बल डिपेंड करता है। जितनी फेरों की संख्या ज्यादा होगी विद्युत वाहक बल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां से हम देखेंगे दोस्तों कि जो Is अपॉन में Ip है, धारा उनके व्युत्क्रम के बराबर होगी। देखिए जो फेरों की संख्या है वो तो समानुपातिक रूप से होती है, जबकि धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। अब ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है। अब हम यहां पर परिभाषित करेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर के प्रकार। इसी सूत्र के आधार पर फेरों की संख्या, धारा और वोल्टता के बीच में हम ट्रांसफार्मर के लिए एक रिलेशन स्थापित करेंगे। इसी सूत्र की सहायता से हम रिलेशन स्थापित करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर हमने अभी एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, निवेशी वोल्टता, निर्गत वोल्टता तथा निवेशी कुंडली में या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में धारा या द्वितीय कुंडली में धारा, इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित हमने किया था। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। दोस्तों ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरे होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर तो वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर दें, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए दोस्तों एक बार इनकी डेफिनेशन सुन लेंगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर तो वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टता को, निम्न जो वोल्टता होती है उसको उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर देते हैं। वोल्टेज कम होती है उसको अधिक वोल्टता के अंदर बदल देते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए देखिए आप यहां पर देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो आरोपित वोल्टता Vp वो छोटी होती है द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज से। तो Vp लेस देन होता है Vs से। यदि Vp छोटा है तो Np भी छोटा होगा Ns से, ये भी आप समझ लेंगे। और यदि ऐसा है तो धारा वोल्टेज की अपोजिट बहेगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जो Ip होती है वो बड़ी होगी Is से दोस्तों। तो ये रिलेशन होते हैं इनके आपस में उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टता कम, द्वितीयक पर अधिक। इसी प्रकार से प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि धारा इनकी अपोजिट होती है। प्राथमिक कुंडली में धारा ज्यादा रहेगी, द्वितीय कुंडली के सिरों पर धारा कम रहेगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। जो अपचाई ट्रांसफार्मर है दोस्तों वो उच्च वोल्टता को, जो वोल्टेज अधिक होता है उस उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करने के काम में आता है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता होती है वो अधिक, द्वितीय कुंडली की जो वोल्टता होती है वो कम होती है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और अंत में हम बात करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में धारा कम, द्वितीय कुंडली में धारा अधिक होती है। तो ये तीन रिलेशन अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए इस प्रकार से होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता को देखिए दोस्तों हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नीटा बराबर होता है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर के सिरों पर प्राप्त शक्ति या ऊर्जा बट्टे में प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशित शक्ति या आरोपित ऊर्जा, निवेशी ऊर्जा गुणा में 100% कर देंगे तो वो प्रतिशत दक्षता आ जाएगी दोस्तों। एक बार देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। द्वितीय कुंडली के सिरों पर, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा कह सकते हैं, या आप शक्ति भी यहां पर प्रयोग में ले सकते हैं दोस्तों। निर्गत शक्ति आप इसको कह सकते हैं, या आप अनुपात में क्या आएगा, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर,
प्राथमिक कुंडली के सिरों पर दी गई ऊर्जा या हम कह सकते हैं शक्ति, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को ही हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और यदि प्रतिशत दक्षता में कन्वर्ट करना है तो 100% से और गुणा कर देंगे दोस्तों। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहेंगे। 100 से गुणा करते ही ये प्रतिशत दक्षता हो जाएगी दोस्तों। एक चीज यहां पर नोट कर लेंगे, किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती। कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो, अर्थात जिसके प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जितनी ऊर्जा दी जाती है सारी की सारी ऊर्जा द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात जो दक्षता है वो भी 100% नहीं होती। दक्षता 100% नहीं होने के पीछे रीजन है कि ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा क्षय होता है, ऊर्जा हानियां होती है, और उन्हीं ऊर्जा हानियों की वजह से ही ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो पाती दोस्तों। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। देखिए दोस्तों, यहां पर ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां कौन कौन सी हैं? 4 प्रकार की हम ऊर्जा हानियां पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां एक एक करके हम चारों जो ऊर्जा हानियां हैं उसके बारे में देखेंगे। ताम्र ऊर्जा हानि या कुंडलियों का प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ताम्र ऊर्जा हानि, या इसको हम कह सकते हैं कुंडलियों का प्रतिरोध। एक एक करके समझेंगे इनको। कुंडलियों का प्रतिरोध। दूसरी जो ऊर्जा हानि है दोस्तों वो है फ्लक्स क्षरण हानि, फ्लक्स क्षरण हानि, क्षरण का मतलब है कमी, फ्लक्स क्षरण हानि। तीसरा जो प्रकार है वो दोस्तों है शिथिल्य ऊर्जा हानि, शिथिल्य ऊर्जा हानि। और जो चौथा प्रकार है भंवर धारा ऊर्जा हानि, भंवर धारा ऊर्जा हानि। ये 4 तरीके से ऊर्जा हानियां होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, और इनको अपने तरीके से कम करने का प्रयास भी किया जाता रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ताम्र ऊर्जा हानि या कुंडलियों का प्रतिरोध। हमने ये देखा है, पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर 2 कुंडलियां लगी होती है, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है द्वितीयक कुंडली। अब इन प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडलियों का भी अपना स्वयं का भी प्रतिरोध होता है, और स्वयं का जब प्रतिरोध होता है, जब इनमें से धारा प्रवाहित होती है तो H बराबर I² RT के अकॉर्डिंग इनमें उसमें ऊर्जा हानि होती है दोस्तों। इन कुंडलियों का प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध होने की वजह से इनके सिरों पर उष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होती है। कुंडलियां गर्म होती है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में उनमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का क्षय होता है, तत्पश्चात ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। तो कुंडलियों के प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा हानि होती है। इस प्रतिरोध ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ऐसे पदार्थ की कुंडलियां बनाई जाती है जिनका प्रतिरोध न्यूनतम हो, कम से कम प्रतिरोध वाले पदार्थ की कुंडलियां बनाई जाती है। तो ये जो कुंडलियां होती है दोस्तों वो मोस्टली तांबे की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाएगी? तांबे की। मोटे तांबे के तारों से ट्रांसफार्मर की कुंडलियां बनाई जाती है और उसके ऊपर विद्युत रुद्ध पॉलिश की हुई होती है। ऐसी पॉलिश की हुई होती है जिससे एक तार से दूसरे तार में धारा का प्रवाह नहीं हो। तांबे की बनी होगी ताकि ताम्र ऊर्जा हानि या कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण से जो ऊर्जा हानि होती है उसमें ऊर्जा के रूप में वो न्यूनतम हो। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली ऊर्जा हानि ट्रांसफार्मर में, और इसको कम करने के लिए कुंडलियों को तांबे का बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं दूसरी फ्लक्स क्षरण हानि। हमने जब फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था तो इसमें हमने ये मानकर चले कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो भी फ्लक्स उत्पन्न होता है वो सारा का सारा द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न हो जाता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे पास में ये कुंडली है तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो इसमें से गुजरेगी, लेकिन कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से भी तो जाएगी, उनको कोई नहीं रोकने वाला। तो सारा का सारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली में से होकर नहीं गुजरता। प्राथमिक कुंडली में जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वितीय कुंडली में से होकर नहीं गुजरती। तत्पश्चात फ्लक्स में कुछ कमी आ जाती है, फ्लक्स सरण के कारण से भी ऊर्जा हानि होती है दोस्तों। संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो नहीं गुजरने के कारण से ऊर्जा हानि होती है, जिसको हम फ्लक्स सरण हानि कहते हैं। अब इस फ्लक्स सरण हानि को दूर करने के लिए क्या किया जाता है वो समझेंगे दोस्तों। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो इस तरीके से निर्मित करते हैं, इस तरीके की ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है दोस्तों, जिसके अंदर ये वाला भाग खोखला होता है, यहां पर ये पत्ती होती है, ये इस तरीके से पत्ती है, लोहे की पत्ती है, उसके बीच में इस तरीके से होता है और बीच वाले भाग के ऊपर ही दोनों कुंडलियां लपेटी जाती है। समझ लेंगे कि प्राथमिक कुंडली इस तरीके से लपेट दी इसके ऊपर और द्वितीय कुंडली भी इसी के ऊपर ही लपेट दी। तो दोनों कुंडलियां एक ही लोहे की क्रोड के ऊपर लिपटी होती है, एक ही भुजा के ऊपर लिपटी होती है। तो एक में से जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वो दूसरी कुंडली में से भी होकर गुजरेगी। तो फ्लक्स सरण के कारण से जो होने वाली ऊर्जा हानि होती है उसको दूर करने के लिए एक ही क्रोड के ऊपर क्या करते हैं, दोनों कुंडलियों को लपेट देते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स सरण हानि कम होती है, फ्लक्स सरण की हानि को न्यूनतम कर देते हैं। दोस्तों ये थी दूसरी ऊर्जा हानि, जिसको कम इस तरीके से किया जाता है। फिर है सेतिल्य ऊर्जा हानि। सेतिल्य ऊर्जा हानि होने के पीछे रीजन यह है कि यहां पर हम प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं जो धनात्मक ऋणात्मक होती है, जिसके कारण से जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है उसका चुंबकन विचुंबकन होता रहता है। इसको भी समझें आप दोस्तों कि जैसे ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की क्रोड है, इसके ऊपर कोई कुंडली लिपटी हुई है, जब इसमें से पहले आधे चक्कर के अंदर धारा इस तरीके से धनात्मक बहती है तो एक इस तरीके से धारा बहेगी, ये एक दिशा में चुंबकित हो जाएगी क्रोड। फिर दूसरी दिशा में जब धारा बहेगी तो दूसरी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी, दूसरी दिशा में जो क्रोड है वो चुंबकित हो जाती है। धारा की दिशा लगातार बदलेगी क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी दिशा समय के साथ में बदलती है, जिसकी वजह से जो क्रोड होती है उसका भी चुंबकन होता है। एक दिशा में धारा बहेगी तो चुंबकन, दूसरी दिशा में धारा बहेगी तो विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन होता रहता है। और उसके अंदर जो सेतिल्य ऊर्जा हानि है वो होती रहेगी दोस्तों। चुंबकन विचुंबकन के दौरान जो सेतिल्य ऊर्जा हानि होती है वो सेतिल्य वक्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो हम एक ऐसे पदार्थ की क्रोड का ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे क्रोड का प्रयोग करते हैं जिसके लिए सेतिल्य वक्र का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। जो सेतिल्य वक्र होता है बी और एच के बीच में खींचा गया वक्र सेतिल्य वक्र होता है, इस वक्र का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसके लिए सेतिल्य ऊर्जा हानि भी उतनी ही कम होगी। तो क्षेत्रफल कम रखने के लिए ऐसे मीटर का प्रयोग करेंगे जिसका सेतिल्य वक्र का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो हम नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नरम लोहे की क्रोड प्रयोग में लेने से उसमें सेतिल्य ऊर्जा हानि कम से कम होगी, बार बार चुंबकन विचुंबकन होने से ऊर्जा हानि न्यूनतम होगी क्योंकि उसके सेतिल्य वक्र का क्षेत्रफल भी कम होता है दोस्तों। और अंत में जो ऊर्जा हानि होती है वो है भंवर धारा ऊर्जा हानि, क्योंकि क्रोड में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है। तत्पश्चात जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसके अंदर बंद वक्रों के रूप में भी कुछ धाराएं बहती है जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। और भंवर धाराओं के कारण से भी उसमें ऊर्जा हानि होती है। भंवर धाराओं के कारण से जो क्रोड होती है वो गर्म हो जाती है, वो गर्म नहीं हो, उसमें ऊर्जा के रूप में हानि नहीं हो, इसलिए जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसको पटलित करके रखा जाता है और बहुत सारी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है और पत्तियों के मध्य कुचालक माध्यम भर दिया जाता है ताकि भंवर धारा ऊर्जा हानि है वो ना हो, बहुत कम हो। तो दोस्तों कुछ ये रीजन थे ऊर्जा हानियां होने के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर, इन वजह से ऊर्जा हानियां होती है। तत्पश्चात किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो पाती दोस्तों। तो ये था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है दोस्तों। हमने ये देख लिया है कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य है वो वोल्टता को कम या ज्यादा करना।
तो जो पावर हाउस होते हैं उसमें ये उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करके वोल्टता को संचरित ऊर्जा को संचरित करता है, विद्युत ऊर्जा को संचरित करता है। फिर जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में करते हैं, फिर वो हमारे घरों तक, गांवों तक सप्लाई करते हैं। और गांव के ठीक पास में, हमारे घरों के ठीक पास में एक अन्य ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो उस वोल्टता को और भी कम कर देता है, हमारे घरों में काम में आने वाली वोल्टता के इक्वल कर देता है। तो जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करने वाले जो ट्रांसफार्मर हैं वो अपचायी ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो निम्न को उच्च में बदलते हैं उसको हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर दोनों ही प्रकार के ट्रांसफार्मर काम में आते रहते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझा, पढ़ा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।